हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सभी का जीडी की प्रैक्टिस क्लास में। जो प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों ही है, इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ उनसे रिलेटेड थोड़ी थ्योरी भी इसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक, तो ये जीएस की आपकी क्लास है। बाकी क्लासेस भी जैसे मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, और हिंदी, इंग्लिश, इनके भी आपको क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल होंगी। पूरी की पूरा जो अगर आपको सिलेबस पढ़ना है तो वो भी क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से लिंक कॉपी करके आप वहां से उन क्लासेस को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। कंप्लीटली फ्री है, पूरा एकदम टू द पॉइंट हर एक चीज को पढ़ाया गया है, हर एक चीज को बताया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ बनाया गया है। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक एक शासक रहा था। ठीक है, तो एक पूरा इतिहास चलता है कि भाई कौन कौन टाइम पीरियड में कौन कौन सा राजा किसने किसको हराया, किस तरह से वो राजा बना। तो पूरा एक टाइम मेरा चलता है, तो उसी में से एक नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का भी आता है। ठीक, उसमें से एक नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का भी आता है। और अगर हम इनकी बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं बात करूं तो कुतुबुद्दीन के बारे में मैंने जो पिछली क्लास है उसमें काफी क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाए थे। ठीक, तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देखना। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ है, कहाँ बनाया गया है? दिल्ली, आगरा, लाहौर या पंजाब। ठीक है, तो इसका जो मकबरा बनाया गया, आंसर सीधे सीधे जवाब जाता है कि शायद दिल्ली होगा, लेकिन यही आंसर गलत है। सही आंसर है लाहौर। ठीक है, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दल चालीसा का गठन किसके द्वारा किया गया? दल चालीसा, ठीक है, दल चालीसा, दल चालीसा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो दल चालीसा का गठन किया गया था भाई इल्तुतमिश, बलबन, तैमुचिन या कोई नहीं। ठीक है, तो दल चालीसा का गठन किसने किया था? दल चालीसा का गठन किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश की अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो पूछा जाएगा आपसे जरूर कि भाई इल्तुतमिश का इसका मकबरा कहाँ है, इसकी मृत्यु कब हुई, है ना। और दूसरी चीज, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है इल्तुतमिश के बारे में, वो आती है कुतुब मीनार। ठीक, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट तो करवा दी थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उसका जो कार्य था, ठीक, कुतुब मीनार का जो कार्य था वो बचा हुआ कार्य इन्होंने ही पूरा करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? मकबरा है दिल्ली में। ठीक, अगर मकबरा दिल्ली में है तो कभी ना कभी इन महाशय की मृत्यु भी हुई होगी, है ना। तो इल्तुतमिश जी की जो मृत्यु थी, यही देखो, यही छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, वो हुई थी 1236 में। 1236 में इनकी मृत्यु हुई। दिल मकबरा इनका दिल्ली में है। कुतुब मीनार का कार्य जो था वो इन्होंने ही पूरा करवाया था। ठीक, क्लियर है इतनी चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगने की प्रथा किसने बनाई? ठीक, लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगने की प्रथा किसने बनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के, ध्यान से, जब आप अपनी हिस्ट्री पढ़ोगे ना बैठ के, तो उसमें ये चीजें जरूर पढ़ना
कि भाई ये चीजें किसने कराई, क्यों कराई, क्या रीजन था। लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगने की प्रथा किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने, चंगेज खान ने, बलबल ने या रजिया सुल्तान ने? तो भाई ये जो प्रथा बनाई थी, ये बनाई थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश जो था, इसी वजह से ये क्या कहलाता था, इल्तुतमिश को न्याय प्रिय राजा कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? न्याय प्रिय राजा कहा जाता था। ठीक, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया सुल्तान के बारे में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान भी कौन है? रजिया सुल्तान है। ठीक है, इन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद भी इन्होंने उसी तरह से, उनकी जो ये प्रथा रही लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगने की, यही कार्य रजिया सुल्तान ने किया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने लाल वस्त्र पहनकर ही न्याय मांगा था। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्यों क्या किया था? रजिया को गद्दी का हकदार बनाया था कि अगर केवल बेटा ही नहीं हो सकता, अगर लायक है तो बेटी भी क्या कर सकती है? राज्य को संभाल सकती है। उसके बाद रजिया सुल्तान का जो भाई था वो राजगद्दी पर बैठा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिले इलाही, जिले इलाही के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक, जिले इलाही के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है इल्तुतमिश को, बलबन को, चंगेज खान को या अकबर को। जिले इलाही के नाम से जाना जाता है किसको? इसको जाना जाता है बलबन को। ठीक, बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन था। दल चालीसा को इन्होंने नष्ट कर दिया था। दल चालीसा को नष्ट करने वाला राजा कौन सा था? बलबन था। जिले इलाही के नाम से इसको जानते थे, गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नौरोज का त्योहार किसके द्वारा शुरू किया गया? नौरोज, नौरोज का जो त्योहार था किसके द्वारा शुरू किया? बलबन, अकबर, चंगेज खान या इल्तुतमिश? तो नौरोज का त्योहार भी बलबन के द्वारा ही क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ठीक है, नौरोज का मतलब क्या होता है? नौ का मतलब होता है नया और रोज का मतलब होता है दिन, तो हर दिन एक नया दिन। ठीक, अब इसे क्या करते हैं, पारसी समुदाय क्या करते हैं, इसको नए साल के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये चीज भी याद रखना, नौरोज का त्योहार जो मनाते हैं वो नए साल के रूप में मनाते हैं। नौरोज का मतलब होता था नया दिन। ठीक है, तो नए दिन को त्योहार, एक त्योहार की तरह मनाना बलबन ने शुरू किया था। अब जो पारसी समुदाय है वो इसे नए साल के रूप में मनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हाँ भाई, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये थोड़े से मैप वर्क क्वेश्चन है। ठीक, भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है ना? ये आपसे पूछ लेंगे राजा जी सेनेटरी कहाँ पे है, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है, सुंदरवन कहाँ पे है ना, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये कभी कभी, क्योंकि उसमें तो मैप पूछेंगे नहीं आपसे, वन टू द पॉइंट आंसर होते, तो इसमें मैप नहीं आ सकता। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये मैप बेस्ड, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ोगे तो मैप पे पढ़ना। ठीक, अब मैप पे आपको पूरा पता चल जाएगा एग्जैक्ट जगह, उसका स्टेट क्या है। ठीक है, और उस स्टेट में जगह क्या है। ठीक, तो जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या जम्मू? जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में। ठीक, जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, और उत्तराखंड में भी कहाँ, जैसा कि मैंने कहा कि भाई आप इन चीजों को जरा मैप पे पढ़ें तो आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी कि भाई उत्तराखंड में भी कहाँ है जिम कॉर्बेट पार्क।
जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में भी नैनीताल में है। ठीक, नैनीताल में। अब इस जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी इसकी 1936 में। 1936 में। ठीक, सबसे पुराना उद्यान माना जाता है भारत का। ठीक, सबसे पुराना उद्यान है भारत का, वेरी ओल्ड। ठीक, दूसरा आ जाता है यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे हम अगर गुजरात की बात करूँ शेरों के लिए, तो गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, वो वहाँ के लायंस के लिए बहुत फेमस है। ठीक, अब राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है कि भाई ये रिजर्व एरिया होते हैं, यहाँ पर सरकारी नियम चलते हैं, लोग वहां घूमने तो जा सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी से वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, तो उनको नेशनल उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फल की खेती को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? फल, फल को कहते हैं एक तरह से पोम, बायोलॉजी की भाषा में। ठीक, और फल की जो खेती है उसको कहते हैं पोमोलॉजी, या इसकी स्टडी को या खेती को, दोनों को ही हम क्या कहते हैं? पोमोकल्चर, पोमोलॉजी दोनों कह सकते हैं। खेती की बात कर रहे हैं तो उसमें कल्चर, एग्रीकल्चर लगा दीजिए, कल्चर लगा दीजिए। स्टडी की बात कर रहे हैं तो उसमें लॉजी लगा दीजिए, पोमोलॉजी, पोमोकल्चर। ठीक है, तो ये उसकी खेती को और उसके स्टडी को ही कहा जाता है पोमोलॉजी या फिर पोमोकल्चर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ये होता है। ठीक, अब जैसे हमने कह दिया, अगर फ्लोरिकल्चर की मैं बात करूं, फ्लोरी का मतलब किससे हो गया? फूल से, तो ये फूलों की खेती जो होती है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ओलेरीकल्चर क्या हो गया? ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती को। विटीकल्चर, विटी मतलब अंगूरों की खेती को। ठीक है, सबके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, इवन जो हम मधुमक्खी पालन करते हैं इसका अलग नाम होता है, मछली पालन करते हैं इसका अलग नाम होता है। ठीक, तो साइंस में सबके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो पोमोलॉजी या पोमोकल्चर किसका हो गया? फल की खेती। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। ओलेरीकल्चर किसकी? सब्जी की खेती। विटीकल्चर किसकी? अंगूरों की खेती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, जहाँ पे आप एक तरह से कहते हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है ना? पहला, तो देश का पहला कृषि विद्यालय है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के भी किसमें है? पंतनगर में है, पंतनगर में। ठीक, पंतनगर में स्थापना कब हुई थी? 1960 में। स्थापना कब हुई इसकी? 1960 में। किसके नाम से? इसका जो पूरा नाम है, ये जो कृषि विद्यालय है, अब आपसे नाम भी पूछा जा सकता है कि देश के सबसे पहले कृषि विद्यालय का नाम बताइए। ठीक, तो नाम जरा नोट कर लेंगे, बोल भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ साथ में, तो जरा उसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। तो इसका नाम है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं या व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये इसका पूरा नाम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन की अगर मैं बात करूं, किसने शुरू किया? सबसे पहला बात ये आती है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? शुरू किया था जी किसने? विनोबा भावे ने। ठीक, किसने शुरू किया था? विनोबा
भावे। इन्होंने इसको शुरू किया था, कब शुरू किया था? 18 अप्रैल 1951 में शुरू किया था। ठीक, 18 अप्रैल 1951। चलिए, रबी फसल की कटाई कब होती है? हार्वेस्टिंग। दो तरह की फसल होती है मेनली, रबी और खरीफ। रबी और खरीफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ठीक, रबी की फसलें होती हैं जो जिनसे आटा बनाया जाता है, जैसे गेहूं हो गया। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि इनकी कटाई कब होती है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि रबी की जो फसलें हैं वो सर्दियों में उगाई जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल अक्टूबर से लेके नवंबर तक के महीने में इनका जो इनका प्लांटिंग होता है, सैपलिंग होता है, वो सब उगाने का जो तरीका होता है वो अक्टूबर से नवंबर तक इनकी क्या करने उगाने का समय होता है। जो इनकी बुआई होती है वो शीत ऋतु में होती है, रबी फसलों की। ठीक, कटाई कब होगी? मैंने जैसे बता दिया, रबी, आप ऐसे लिख लेना, रबी गेहूं। ठीक है, अब दूसरी आ जाती है खरीफ। दूसरी कौन सी आती है? खरीफ। खरीफ की जो फसलें होती हैं उसमें अधिकतर आ जाते हैं, जैसे चावल हो गया, गन्ना हो गया, है ना, ये खरीफ फसलों में आ जाते हैं। जिनकी कटाई कब से स्टार्ट हो जाती है? इनकी कटाई सर्दियों में होती है, सर्दियों के चलते चलते कटाई होती है इनकी। ठीक है, तो खरीफ और रबी फसलों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो रबी फसल की हम बात करते हैं यहाँ पे, इनकी कटाई कब की जाती है? इनकी कटाई की जाती है मार्च से अप्रैल में। ठीक, और खरीफ फसलों की कटाई कब होती है? जब आपका स्टार्टिंग पीरियड चल रहा होता है, सर्दियां आने वाली होती हैं, तब इनकी कटाई खरीफ फसलों की हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो अब जैसे हम उगाएंगे कब इनको? अक्टूबर से नवंबर तक में। ठीक है, जैसे गेहूं, मटर, चना, आलू, सरसों, ये सब कब कौन सी फसलें आती है? रबी फसल आती है। आप सभी, एक भारत जो है कृषि प्रधान देश है ना, तो अगर कोई ये कहे कि मुझे एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये एक तरह की मैं हल थोड़ी सी इस चीज को ये मानूंगी कि बिल्कुल ये बेवकूफ भरी बात है कि कोई भारत में रहते हुए खेती के बारे में ना जानता हो। इतना तो सब जानते हैं कि कौन सी फसल कब काटी जाती है। तो इतना ध्यान रखना कि मार्च से अप्रैल के बीच में जितनी भी फसलों की हार्वेस्टिंग चल रही होगी, कटाई चल रही होगी, वो हमारी क्या होती है? रबी फसलें होती हैं। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक, और एक तरह की फसल आ जाती है जो केवल थोड़े से टाइम पीरियड के लिए लगाई जाती है। आजकल उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए उनको बढ़ावा दिया जा रहा है ना। जैसे अब आप खीरा खा रहे हो, खीरा आपको ऑल द टाइम मिल रहा है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए मिल रहा है, आर्टिफिशियल फार्मिंग के जरिए मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसका खीरे का जो टाइम है वो है होता है अप्रैल से जून तक का टाइम होता है बस, जो नेचुरल तरीके से ग्रो कराया जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब उल्टा है, अब पूरे टाइम आपको ये चीज मिल रही है। जितना जितना डेवलपमेंट होता है उतना उतना काम और ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, चलिए, कुछ सीजनल होती है, जैसे आम है, सेब है, केला है, वो सीजनल हो गए, वो फ्रूट्स में आ जाती हैं चीजें, तो अलग अलग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं? मैंने बताया ना, खरीफ फसलें कौन सी होती हैं? जो सर्दियां आते समय में क्या हो जाती हैं, जिनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है सर्दियां आते, सर्दियों में हार्वेस्ट कर लेते हैं, सर्दियों से पहले या सर्दियों तक में क्या कर लेते हैं? हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो सोयाबीन भी ऐसे ही है, मूंगफली भी खरीफ फसलों में आता है, चावल भी खरीफ फसलों में आता है। ठीक है, जो ये गेहूं है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, गेहूं की हार्वेस्टिंग होती है किसमें? मार्च से अप्रैल में। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि ये हमारा कैसा है? ये खरीफ फसल नहीं आती है। बाकी तीनों कैसी हैं? खरीफ फसलें हैं। ये हमारी रबी क्रॉप है, रबी फसल में आता है। ठीक है, खरीफ की बुआई कब होगी? जून और जुलाई में, है ना। जून जुलाई में इनकी क्या होती है? बुआई होती है, उगाया जाता है,
अक्टूबर से नवंबर में इनको काट लिया जाता है, सर्दियों के आने से पहले इनको क्या कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि चाय बोर्ड कहाँ स्थित है। चाय बोर्ड कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चाय बोर्ड कहाँ स्थित है, बंगलुरु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल। देखो ये 3 ऑप्शन तो इसके बिल्कुल ही निकल गए, बेंगलुरु निकल गया, आंध्र प्रदेश निकल गया, केरल निकल गया। ठीक है, क्योंकि चाय जो उगाई जाएगी वो थोड़े ऐसे एरिया में उगाई जाती है जो थोड़ा कैसा होता है, ऐसा होता है, टिल्ड होता है इस तरह से। प्लेन सरफेस में चाय नहीं उगाई जाती ऐसे में कि बारिश ज्यादा होती रहे और वो पानी वहां पे रुके भी ना, फ्लोट करता रहे, तो ऐसे एरिया में चाय उगाई जाती है। सही आंसर पश्चिम बंगाल। ठीक है, ठीक। अब दूसरी चीज आ जाती है, जैसे हमने चाय की बात कर ली, अब चाय की बात की है तो सीधी सी बात है, कॉफी को कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो कॉफी की अगर मैं बात करूं, कॉफी बोर्ड कहाँ पे है, कॉफी बोर्ड है हमारा बंगलुरु में। बंगलुरु में क्या है, कॉफी बोर्ड है, कॉफी पीने वाली कॉफी बोर्ड। ठीक, तंबाकू, तंबाकू बोर्ड कहाँ पे है, तंबाकू बोर्ड हो गया हमारा कहाँ पे भाई, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कैसा है, टोबैको, तंबाकू बोर्ड है। केरल, केरल मसालों का शहर कहा जाता है, तो इसका मसाला और रबर बोर्ड यहीं पे है। ठीक है, मसाला बोर्ड और रबर बोर्ड दोनों यहीं पे है। ठीक, क्लियर है इतनी चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बेलाडिला खान, बेलाडिला खान कहाँ पर है। ठीक, बेलाडिला खान कहाँ पर है, बेलाडिला खान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ोगे तो मैप सामने रख के पढ़ोगे। ठीक है, सही आंसर है छत्तीसगढ़ में, बेलाडिला खान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, दूसरी आ जाती है, अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में कौन सी है, मयूरगंज, ठीक है, क्योंझर, पहाली। ठीक, ये उड़ीसा की हो गई। ठीक है, उड़ीसा में कौन कौन सी हो गई, मयूरगंज, क्योंझर और पहाली। ठीक है, झारखंड की अगर मैं बात करूं, झारखंड में कौन कौन सी है, झारखंड में सिंहभूमि और हजारीबाग। ठीक, और डी में केंद्रमुख खान है। कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सी है, केद्रुमुख खान। ठीक, केद्रुमुख खान। ठीक है, केद्रुमुख। झारखंड में कौन सी होगी, सिंहभूमि और हजारीबाग होगी। उड़ीसा में कौन सी होगी, मयूरगंज, क्योंझर और पहाड़ी। ठीक है, ये हमारी किस में हो गई है, उड़ीसा में हो गई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी नहीं है, ये बताना है भैया, कौन सी सहायक नदी नहीं है। ठीक, गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है पता है, कौन सी है गंगा की सहायक नदी, एक तो यमुना। सहायक नदियां होती हैं जो गंगा नदी में आके मिल जाती हैं। ठीक है, जो गंगा नदी में आके मिल जाती हो वही उनकी सहायक नदियां कहलाती हैं। ठीक है, चलिए जरा बताइएगा सही आंसर क्या होगा, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, गोमती, यमुना, गंडक या चेनाब। आंसर वैसे सही में आपको अपने आप ही पता चला, गोमती भी है, यमुना भी है, गंडक भी है, ये तीनों सहायक नदियां हैं गंगा की। चेनाब, चेनाब है भैया यहाँ भारत के ऊपरी हिस्से में। ठीक है, नॉर्थ जो वाला जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर, ठीक, नॉर्थ वाला जो हिस्सा है चेनाब गुजरती है यहाँ से। चेनाब है सिंधु नदी की सहायक नदी। ठीक है, तो ये हमारी गोमती, यमुना और गंडक क्या हो गई, किसकी है ये हो गई किसकी, गंगा नदी। गंगा नदी के साथ में और बता दूं आपको, सोन, केन, बेतवा, है ना, ये सब यमुना नदी की आ जाती है, सोन, केन, बेतवा। ठीक,
और रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये हमारी किसके आ जाते हैं, गंगा नदी के आ जाते हैं, याद रखना। ठीक, साथ साथ नोट करते चलो, मैं डिक्टेट कर रही हूँ चीजों को। ठीक, हर एक चीज को लिखा नहीं जाता, छोटे बच्चों नहीं हो, फटाफट सुनते रहो और लिखते रहो साथ साथ। ठीक, गंगा नदी की कौन कौन सी आ गई, गोमती, गंडक, यमुना, रामगंगा, ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, और कोसी नदी के बारे में बता दो, कोसी को बिहार का काल भी कहा जाता है, कि कहीं से भी आ जाती है निकल के और एकदम से भी बाढ़ लेकर आती है वहां पे, तो बिहार का काल भी इसको कहा जाता है, कोसी नदी को। ठीक, यमुना, यमुना की सहायक नदी आ जाती है सोन, केन, बेतवा। ठीक है जी, सोन, केन, बेतवा, ये किसकी आ जाती है, यमुना की आ जाती है, यमुना में जो आके मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ONGC का पूर्ण रूप क्या होगा। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कैपिटल, नहीं जी, कैपिटल नहीं होगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कैपिटल, ना कैपिटल होगा ही, ना गैसेस होगा, ना कैपिटल होगा। वन एंड नेचर, ना। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, बिल्कुल सही आंसर, डी। ठीक है, स्थापना कब हुई ये भी बता देते हैं चलो। ONGC की स्थापना कब हुई, 1956 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून में है, DD। ठीक है, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है, 1956 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेल, सेल का पूर्ण रूप क्या होगा, SAIL, सेल का पूर्ण रूप क्या होगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंटरनल लिमिटेड, नहीं जी। स्टील ऑथराइज्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड, नहीं। स्टील एथराइज्ड ऑफ इंटरनल, नहीं जी। सबसे सही आंसर क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, स्थापना कब हुई इसकी, 1973 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलो NTPC का पूर्ण रूप क्या होगा। ठीक है, NTPC का पूर्ण रूप, नेट थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नहीं। नेचुरल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेचुरल थर्मल पावर कैपिटल, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, नेचुरल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC का पूरा नाम होता है और इसकी स्थापना हुई है जी 1975 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज यहाँ तक। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। नरेंद्र मोदी, सभी जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू, ये हैं भारत की राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब कौन बचे, जगदीप धनखड़, यही सही आंसर है, ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। क्लियर है बात। ठीक है, 11 अगस्त, डेट याद रखना, 11 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी 11 अगस्त 2022 को। ठीक, किसने, जगदीप धनखड़ ने, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए चलिए, अब मेरा काम हो गया, अब आपकी बारी। भारत के रक्षा मंत्री के पद पर कौन नियुक्त है, भारत के रक्षा मंत्री के पद पर कौन नियुक्त है, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक, और इसका आंसर आना जरूरी है। ठीक है, गूगल मत करना। ठीक, थोड़ा सा सोचना, अगर गूगल करो तो सभी जितने भी हमारे आज सेंट्रल के जो हैं नेता हैं
उनके जो लिस्ट बनाना और तब मुझे बताना कि भारत के रक्षा मंत्री के पद पर कौन नियुक्त है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।